हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों के साथ में एमपी सीरीज के अंतर्गत एक अच्छा टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश सरकार की वन संरक्षण योजनाओं के बारे में इस टॉपिक के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यदि वनों के परिदृश्य के अंतर्गत देखें तो सबसे अच्छा टॉपिक हमें देखने के लिए मिलता है। 3-4 बुकों का रेफरेंस आप लोगों के सामने दे रहा हूं। यह जानकारी मैंने आपके लिए जुटाई हुई है। याद रखना, सबसे अच्छा वीडियो होने वाला है। पूरा वीडियो देखना। आप लोगों को मध्य प्रदेश सरकार की वन संरक्षण योजनाओं की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूं। वन संरक्षण योजनाएं होती क्या है? सरकार के द्वारा समय समय पर कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। उसी के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है वनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, वनों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लाई गई है, जिसे हम जानते हैं वन संरक्षण योजनाओं के नाम से। वन हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जिस प्रकार से जल ही जीवन है, उसी प्रकार से वनों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हमें पर्यावरण से ही ऑक्सीजन मिलती है। पर्यावरण संतुलन बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड को वन ग्रहण करते हैं और एक प्रकार से सही प्रकार का बैलेंस्ड जो होता है एटमॉस्फेयर, वनों के कारण ही हम लोगों को, संपूर्ण जीवों को प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले यदि बात करें तो कौन सी योजना? एकलव्य शिक्षा विकास योजना। नाम से तो ऐसा लग रहा है यह योजना शिक्षा से संबंधित होंगी, किंतु इस योजना का संबंध वनों से है। इसका प्रारंभ कब होता है? 1991 के अंतर्गत इस योजना का प्रारंभ किया गया था। और एक हम देखें संघ है जिसका नाम है लघु वन उपज संघ, और LIC के द्वारा जॉइंट वेंचर किया गया। और इस वेंचर के द्वारा क्या किया जाता है? जो हमारे तेंदुपत्ता संग्राहक जो होते हैं, जिनके द्वारा तेंदुपत्ते का संग्रहण किया जाता है, उनकी यदि ईश्वर न करे, उनकी यदि मृत्यु पर या यदि वह दिव्यांग हो जाए तो उन्हें एक प्रकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि ऐसी कौन सी योजना है जिसमें मृत्यु के उपरांत तेंदुपत्ता संग्राहकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है? तो वह हमारी योजना है एकलव्य शिक्षा विकास योजना। और याद रखना, यदि क्या होता है, किसी कारणवश वह दिव्यांग यदि हो जाते हैं, तब भी उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है इस योजना के द्वारा। अब यदि देखें तो दूसरी योजना है चरण पादुका योजना। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, कौन सी योजना? चरण पादुका योजना। उन्हें जूते चप्पल उपलब्ध कराना। इस योजना की शुरुआत होती कब है? 19 अप्रैल 2018 से इस योजना की जो शुरुआत हुई थी ना, सिंगरौली से हुई थी। सिंगरौली के बारे में यदि बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है और इसे हम जानते हैं ऊर्जा राजधानी के रूप में। इसका यदि पर्टिकुलर क्षेत्र देखें तो जो बेढन है वह कहलाता है ऊर्जा राजधानी। अब यदि देखें तो इसका उद्देश्य भी लगभग ऊपर वाली योजना के समान ही है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को हम यदि देखें, जो हमारे आदिवासी भाई लोग हैं, जो तेंदुपत्ते का संग्रहण करते हैं और किसे देते हैं? सरकार को तेंदुपत्ता उपलब्ध कराते हैं। इसी तेंदुपत्ता उपलब्ध कराने के कारण बीड़ी निर्माण का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अर्थात तेंदुपत्ते के ऊपर ही हमारे आदिवासी भाइयों का जीवन निर्भर होता है। तो मैंने आपसे कहा उन्हें क्या उपलब्ध कराना?
जूते चप्पल उपलब्ध कराना, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। दीनदयाल वनांचल योजना कब प्रारंभ होती है? 20 अक्टूबर 2016 से इस योजना का प्रारंभ हुआ था। आजकल एग्जाम में डेट भी पूछ ली जाती है, तो याद रखना कौन सी तारीख? 20 अक्टूबर 2016। इसका उद्देश्य क्या है? जो सुदूर वनांचलों के अंतर्गत हमारे आदिवासी भाई लोग जो रह रहे हैं, उन्हें क्या करना? सरकार के द्वारा शासन की जितने भी योजनाएं होती है, जो अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा शासन की समस्त योजनाओं की जानकारी, समस्त योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला यदि बात करें, पंचवन योजना मोस्ट आईएमपी है। इसकी शुरुआत 1976 से होती है और यदि देखें तो क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? ऐसे जिलों को चिन्हित करना जहां पर वन क्षेत्र 33% से कम है, उसे चिन्हित कर वहां पर वन क्षेत्र को बढ़ाना, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आप यदि देखो तो यदि एग्जाम के दृष्टिकोण से एक बार ऐसा प्रश्न बना है कि सबसे संतुलित वन क्षेत्र कौन सा वन क्षेत्र कहलाता है, तो याद रखना जिस भी एरिया के अंतर्गत, जिस भी भूमि पर 33% से ज्यादा या 33% वन क्षेत्र होता है ना, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? संतुलित वन क्षेत्र कहलाता है। एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो उसे क्या करना? डेवलप्ड करना। अब बात करते हैं अगली योजना के बारे में, किंतु एक बात याद रखो, इस योजना को मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप डाल लो। पंचवन योजना 1976, 33% से कम एरिया को सुधारने के लिए इस योजना को लाया गया है। अब यदि देखें तो अगली योजना है विद्यावन योजना। प्रारंभ कब से होता है? 2007-8 के अंतर्गत यह योजना प्रारंभ की गई थी। स्कूली बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए इस योजना को लाया गया था। जैसे हम देख सकते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वह किसी चीज को यदि हम उन्हें टास्क यदि कोई सौंप दिया जाए, तो वह उस टास्क को बड़ी ही रुचि लेकर संपन्न करते हैं। आजकल हम देखें तो जो एग्जाम के अंतर्गत जो वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती है, उसके अंतर्गत भी हमें देखने के लिए मिलता है। एक प्रकार से पर्यावरण से संबंधित उन्हें टॉपिक दिए जाते हैं, उस पर डिस्कशन करने के लिए दिया जाता है, जिससे उनके ब्रेन में पर्यावरण के प्रति रुचि बढ़ सके, पर्यावरण संरक्षण के लिए वह कार्य कर सके। तो सरकार का यही उद्देश्य था। 2007-8 के अंतर्गत इस योजना को लाया गया। उन्हें वन के बारे में बताया गया, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है इसके बारे में जानकारी दी गई। ईयर मोस्ट आईएमपी हो जाता है और उन्हें यह भी बताया गया कि पौधे लगाकर किस प्रकार से हम पर्यावरण का एक अच्छे तरीके से संरक्षण कर सकते हैं। अगला यदि देखें तो सामाजिक वानिकी योजना मोस्ट आईएमपी है। इसकी शुरुआत भी हमें देखने के लिए मिलती है 1976 के अंतर्गत। अभी हमने देखा ऊपर योजना के बारे में बात की थी, पंचवन योजना के बारे में, दोनों की शुरुआत 1976 के अंतर्गत है। तो याद रखना किसानों को निजी भूमि पर वृक्ष लगाकर इस वन संरक्षण को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यदि बात करें किसानों की, तो जो किसान होते हैं उनके पास ज़्यादा जमीन होती है, तो सरकार उन्हें किसी न किसी प्रकार से अनुदान उपलब्ध कराती है। एक प्रकार से उन्हें लालच दिया जाता है, जिससे वह क्या कर सके, अपनी निजी भूमि पर, अपनी प्राइवेट भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कर सके, जिससे उस एरिया के अंतर्गत हम देखें तो सबसे अच्छा हमें पर्यावरण क्षेत्र देखने के लिए मिले। और बाद में जैसे ही वह वन बड़े हो जाते हैं, सरकार को लगता है यहाँ पर पर्यावरण क्षेत्र सुधर चुका है, तो वह किसान क्या करते हैं, उस जिले के कलेक्टर
कलेक्टर महोदय से अनुमति लेकर उन वनों को काट भी सकते हैं। कई सारे किसान तो अपनी निजी भूमि पर सागौन के वृक्ष, साल के वृक्ष और बंबू जो बांस होता है इसके वृक्ष लगाते हैं। सागौन के बारे में आपने सुना है कि सबसे ज्यादा बहुमूल्य हम यदि देखें लकड़ी के अंतर्गत जानी जाती है, जिसे हरा सोना या पीला सोना भी कहा जाता है। और सागौन का उपयोग यदि हम देखें तो इमारत के अंतर्गत ज्यादा उपयोग होता है। साल के वृक्ष सबसे मजबूत होता है, इसलिए इसका उपयोग ट्रेनों के अंतर्गत जो स्लीपर कोच जो होते हैं उसके अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता था। आजकल तो हमने देखा रेलवे के अंतर्गत लोहे के कंपार्टमेंट बना होते हैं। पुराने समय में इसी लकड़ी का उपयोग किया जाता था। बांस का भी उपयोग यदि हम देखें तो कई सारे आदिवासी लोग उन्हीं बांस के द्वारा अपने घर का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात यदि देखें तो वृक्षारोपण योजना मोस्ट आईएमपी है। यह जो योजना है 2 डिपार्टमेंट के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। कौन से 2 डिपार्टमेंट? वन विभाग और सामाजिक विभाग का जॉइंट वेंचर इस कार्य को कर रहा है। इसकी स्थापना तो इसका ईयर नहीं मिला मुझे, यदि आप लोगों को मिल जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इसकी जानकारी दे देना। इसी के अंतर्गत हमें इन दोनों का जॉइंट वेंचर प्रयास देखने के लिए मिलता है। 2 जुलाई 2017 को नर्मदा नदी के तट पर 7.10 करोड़ पौधे, अर्थात हम देखें कई सारे हेक्टेयर भूमि के अंतर्गत इतने पौधे नर्मदा नदी के किनारे लगाए गए हैं, जिससे नर्मदा नदी का परिदृश्य अच्छा हो सके, मिट्टी के कटाव को रोका जा सके और पर्यावरण संतुलन को सही प्रकार से बनाया जा सके। अब देखें अगला लोकवानी की योजना। यह भी एक प्रकार से यदि हम देखें तो सामाजिक वानिकी योजना के समान ही है, किंतु इसके अंतर्गत यह फर्क है कि निजी क्षेत्र के जो वन प्रबंधक होते हैं, जिनके पास में हम यदि गांव के अंतर्गत यदि आप जाओगे तो वहां पर माल गुजार होते हैं। माल गुजारों के पास में हम यदि देखें कई प्रकार की हमें जमीन देखने के लिए मिलती है। उनके पास कई सारी एकड़ जमीन उपलब्ध होती है, तो उन्हें भी एक प्रकार से लालच दिया जाता है। उन्हें इस निजी भूमि पर जो पेड़ पौधे हैं उन्हें लगाने के लिए उन्हें सरकार के द्वारा एक प्रकार से उनके साथ एग्रीमेंट किया जाता है। तो इसका भी वही उद्देश्य है, क्या करना, निजी क्षेत्र के वन प्रबंधकों को वृक्ष लगाने हेतु उन्हें कहना, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। और एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यही से बनता है, एग्जाम में पूछा गया है, मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम कब लाया गया? 12 अप्रैल 2001 को यह अधिनियम लाया गया था। इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल देना। अब देखिए अगला जो है वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना मोस्ट आईएमपी है। यह योजना जो है ना केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा प्रारंभ की गई है, सभी राज्यों के साथ में जॉइंट वेंचर कर अर्थात यह योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, राज्य सरकार के साथ में मिलकर केंद्र सरकार क्या करती है, जितने भी हमारे किसान लोग हैं उन्हें आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी की खेती करने हेतु उन्हें आग्रह करती है। अर्थात हम जानते हैं कि जब भी हमारी जो प्रेग्नेंट माता बहनें होती है और उनसे जो बच्चा जन्म लेता है, उसे जन्म लेने के लिए कई प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है। किसी बच्चे को जन्म देने पर हमारी माता बहनें क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। यदि उन्हें स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियां उपलब्ध कराई जाए तो उन्हें आयुर्वेद के द्वारा लंबे समय तक उनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाया जा सकता है। तो इसी के द्वारा सबसे पहला प्रयास हमें देखने के लिए मिलता है जबलपुर से जो एक नया जिला बना था कटनी के अंतर्गत, वहां के किसानों के द्वारा अपनी निजी भूमि पर क्या किया
गया है, इस जड़ी बूटियों की खेती करना प्रारंभ किया गया है। उन्हें अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा। बिगड़े वन क्षेत्रों की सुधार योजना, यह भी मोस्ट आईएमपी है। इसकी शुरुआत 1990 के अंतर्गत हुई थी। इसके अंतर्गत ऐसा किया गया था, 20 जिलों को चिन्हित किया गया था और इस 20 जिलों में यदि वन क्षेत्र सही नहीं पाया गया, जो वन क्षेत्र 33% से यदि कम रहा, तो उसके अंतर्गत कई सारे वन उधार क्षेत्र हमें देखने के लिए मिलते हैं। वनों को सुधारा गया, वन संरक्षण को बढ़ावा दिया गया। तो यह भी अच्छी योजना है, बिगड़े वन क्षेत्रों की सुधार योजना। सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम, यह भी अच्छा है। सभी सूखे वन क्षेत्रों को चिन्हित कर वृक्षों की संख्या को बढ़ाना या वन संरक्षण को बढ़ाना, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। जैसे यदि हम देखें तो सबसे कम वन क्षेत्र हमें देखने के लिए मिलता है 3 जिलों के अंतर्गत, उज्जैन है, शाजापुर है और रतलाम है। इस योजना को सबसे पहले यहां पर ही क्रियान्वित किया गया था, जिससे सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम लॉन्च करके वन संरक्षण को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम मोस्ट आईएमपी है। यदि इसका देखें तो एक एक्ट आया था, मैन मेड एक्ट 1972, उसी को बेस बनाते हुए इसकी आधारशिला 24 जुलाई 1975 को रखी गई है और इसका मुख्यालय हमें देखने के लिए मिलता है भोपाल के अंतर्गत वनों से संबंधित एक और अन्य महत्वपूर्ण मुख्यालय है भारतीय वन प्रबंध संस्थान और दूसरा है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। यह दोनों वहां पर है भोपाल के अंतर्गत। इसके द्वारा क्या किया गया, निम्न कोटि के वन क्षेत्रों को उच्च कोटि के वन क्षेत्रों में बदलना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात हम देखें जहां पर जो वन क्षेत्र है जिससे ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है, वहां पर अच्छी कैटेगरी के वन क्षेत्रों को लगाना, जिससे क्या हो सके, सरकार को वन डिपार्टमेंट से रेवेन्यू प्राप्त हो सके, राजस्व प्राप्त हो सके। यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगली इको टूरिज्म रोपनी योजना, जितने भी दर्शनीय स्थल है पर ऐसे पौधों को लगाकर पर्यावरण को आकर्षण का केंद्र बनाना, एक प्रकार से वनों का संरक्षण करना। यदि हम देखें कई प्रकार का जो एरिया है जहां पर टूरिज्म स्पॉट है, वहां पर ज्यादा वन क्षेत्र यदि होगा, लोग जब वहां पर घूमने जाएंगे तो उन्हें वहां पर हरियाली लगेगी, अच्छा एटमॉस्फेयर लगेगा, जिससे वह कहीं ना कहीं सोचेंगे कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए। इससे सचमुच पर्यावरण की सुंदरता बढ़ जाती है। अगला यदि देखें तो हमें देखने के लिए मिलता है एशियाई शेरों की पुनर्वास योजना। गिर के राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात का एक राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान, और आपको पता है यहाँ के जो शेर है ना, एशियाई शेर हम इसे कह सकते हैं, संपूर्ण विश्व के अंतर्गत जाने जाते हैं, जिन्हें बब्बर शेर कहा जाता है। बड़े ही महत्वपूर्ण यह हो जाता है टॉपिक। यदि बात करें बब्बर शेरों के बारे में, तो उन बब्बर शेरों को लाने का जो प्लान है हमारे मध्य प्रदेश का, यदि देखें तो 12वां राष्ट्रीय उद्यान बना है पालनपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान, 12वें नंबर का 2018 में बन चुका है। इसके पहले 11 राष्ट्रीय उद्यान हुआ करते थे। एग्जाम में यदि पूछ ले कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो याद रखना 12 है। 12वां राष्ट्रीय उद्यान 2018 में श्योपुर में पालनपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है, जो कि यदि देखें संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने के लिए मिलते हैं हमारे अपने मध्य प्रदेश में।
में यदि बात करें तो इसी के अंतर्गत उन एशियाई शेरों को या बब्बर शेरों को हम कह सकते हैं लाने का प्रोग्राम बनाया गया है, जिस प्रकार से यदि जीव भी ज़्यादा रहेंगे वनों के अंतर्गत, जिससे वन क्षेत्र वन संरक्षण को बैलेंस बनाया जा सके। विकेंद्रीकृत रोपणी योजना, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, आम लोगों को वानिकी के प्रति जागृत किया जाता है। अब देखना, यह सभी योजनाएं कभी ना कभी एग्जाम में जरूर पूछी गई है और जो छूट गई है वह कभी ना कभी फॉरेस्ट एग्जाम में या एमपीपीएससी के एग्जाम में, या आप कह सकते हो एमपी पुलिस में, पटवारी में, एमपी जेल प्रहरी में, या मध्य प्रदेश के किसी भी व्यापम एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्योंकि आजकल पर्यावरण का जो मैटर है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बर्निंग इश्यू बन चुका है। पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए। यदि आप लोगों के पास में भी समय है तो आप एक कार्य कर सकते हैं, अपने जीवन में एक वृक्ष या एक पौधा जरूर लगा सकते हैं, जिससे आने वाले समय में हम इस पर्यावरण में अच्छी खुशियां ला सके, अच्छा वातावरण बना सके। आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, जिससे आप अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सको। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।